वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। डेटा चंडीगढ़ के असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की प्रिपरेशन आज से आपको स्टार्ट करवाएंगे। तो ये होगी आपकी क्लास नंबर 1। क्लास नंबर 1 की स्टार्टिंग करने से पहले आपको बेसिकली बताना है ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइटेड हैं, वेरियस पोस्ट हैं इंक्लूडिंग एमटीएस, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर और आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। तो ये वो पोस्टें हैं जो 10th 12th और ग्रेजुएशन बेस्ड हैं। गवर्नमेंट जॉब है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी आता है नेटा चंडीगढ़ आपका। अप्लाई आप कर सकते हो। डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हमारे टेलीग्राम चैनल और साथ के साथ लास्ट यूट्यूब वीडियो में अवेलेबल है, आप देख सकते हो। ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइटेड है, मोर देन 1 मंथ का टाइम है, आप अप्लाई कर सकते हो। तो करंटली क्लास की अगर बात करेंगे तो क्लास में जो टॉपिक होगा हमारा बेसिकली सीसीएस रूल्स के टॉपिक्स हम आपको एम सीआरई के अंदर पढ़ा चुके हैं। तो एम सीआरई सबसे ज़रूरी इंफॉर्मेशन आपने यही देखनी है। एम्स सीआरई 2025 के अंदर जितनी भी हमारी क्लासें हैं, मोर देन 50 क्लासेज आपको लगभग देखने को मिलेंगी, अराउंड 50 क्लासेस। तो पहले तो ये क्लासेज आप लोगों ने कर लेनी है कंटिन्यूसली। जैसे जैसे टाइम लगता है, पर डे मिनिमम 1 क्लास आप कर सकते हो। 2 क्लास अगर कर लेते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। साथ के साथ इस बैच के अंदर भी हम आपको क्लासें स्टार्ट कराएंगे, वो क्लासें भी पढ़ाएंगे जो हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। लेकिन एमसीआरई के पेपर में एक ऐसा टॉपिक आपका आ जाता है जिसके अंदर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए और वो टॉपिक अभी तक हमने कवर नहीं किया है। तो सबसे पहला दैट इज क्लास 1 आपकी शुरुआत करेंगे उसी टॉपिक से। तो टॉपिक का नाम है एमए रूल्स। क्या है? एमए रूल्स। अब जो ये एमए रूल्स हैं, इनको वैसे तो ये आपको पता है सीसीएस रूल्स ही है, लेकिन इसका पूरा जो नाम है वो सीएस एमए रूल्स बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? सीएसएमए रूल्स। तो मेडिकल अटेंडेंस होता है एमए का मतलब। अब मेडिकल अटेंडेंस में क्या है, एक टॉपिक आपने पढ़ा होगा सीजीएचएस, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है जो, इसके दायरे में जितने एम्प्लॉयज आते हैं, यानी कि सीजीएचएस कवर्ड जो एरियाज हैं उनको तो बेनिफिट्स मिल जाते हैं सीजीएचएस के अंदर। लेकिन जो सीजीएचएस के एरिया के अदर एरियाज में रिसाइड करते हैं, रहते हैं, उनके लिए सीएसएमए रूल्स लागू होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही लिखेंगे कि ये लागू किस पर होते हैं। ये लागू होते हैं एम्प्लॉइज रिजाइडिंग आउटसाइड द सीजीएचएस कवर्ड एरियाज। जो इन एरियाज के अलावा जो रहते हैं एम्प्लॉइज, वो इसके अंदर कवर किए जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको पता लग गया होगा इसमें कौन कौन कवर किए जाते हैं। बाकी तो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंदर आ ही जाते हैं एम्प्लॉइज। जो उस स्कीम के अंदर नहीं आता उस पर होते हैं आपके ये वाले रूल्स लागू, सीएसएमए। तो एमए की यहां पर फुल फॉर्म है मेडिकल अटेंडेंस। ठीक है, मेडिकल अटेंडेंस। तो सीएस मेडिकल अटेंडेंस रूल्स। पहला सवाल यही बनता है, ये आए कब? तो आए 1944 के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो रूल है वो आपका सीएसएमए रूल्स 1944 के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात क्या है इसके अंदर कि इसमें रिम्बर्समेंट अलाउड होता है। रिम्बर्समेंट किसके लिए अलाउड होता है? आपके लिए अलाउड होता है इफ यू आर एन एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और आपके फैमिली मेंबर्स के लिए। आपके लिए होता है और फैमिली मेंबर्स के लिए होता है। तो किसके लिए होगा ये? एम्प्लॉइज एंड देयर फैमिली मेंबर्स। एम्प्लॉइज एंड देयर फैमिली मेंबर्स। ठीक है, हो गया क्लियर? चीजें कौन कौन सी हैं? इन इंडिया भी हैं चीजें,
डिसाइडेड है क्या क्या चीजें करवा सकते हो आप लोग। आउटसाइड इंडिया भी है, तो सबसे पहले आप वो पढ़ो जो आउटसाइड इंडिया है। इंडिया वाले तो ट्रीटमेंट में आपको बेसिकली सारा का सारा कवर हो ही जाएगा, आपको समझ आ जाएगा, लेकिन आउटसाइड इंडिया वाला सबसे पहले पढ़ना है, किडनी ट्रांसप्लांट। ठीक है, अगर कोई किडनी ट्रांसप्लांट कराता है आउटसाइड इंडिया तो वो CSMA रूल में कवर होता है। ठीक है, किडनी ट्रांसप्लांट का हमने लिख दिया। दूसरा आ जाएगा कोई हार्ट से संबंधित कोई डिजीज हो, जैसे कार्डियोवस्क्यूलर बोला जाता है उसको, कार्डियोवस्क्यूलर सर्जरी। ठीक है, कार्डियोवस्क्यूलर सर्जरी हो गया। बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। ठीक है, इसके अलावा है आपका कोई जॉइंट रिप्लेसमेंट होती है बोन्स की। ठीक है, लेग में, हैंड में, जहां भी जॉइंट रिप्लेसमेंट कराना है। कोई माइक्रो न्यूरोलॉजिकल सर्जरी है, न्यूरो सर्जरी, उसमें भी आप आउट ऑफ इंडिया CSMA रूल में कवर किए जाते हो। कोई ट्रीटमेंट ऐसा होता है जो लेजर सर्जरी के साथ होता है, जिससे आप ओपन सर्जरी से बच जाते हो, दैट इज लेजर सर्जरी। आउटसाइड इंडिया तो आप उसमें कवर करा सकते हो ये चीजें। ठीक है, बाकी कुछ ऐसे हैं जैसे ऑन्कोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं, कैंसरस चीजें हैं, जिसमें ल्यूकेमिया आता है आपका। ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया क्या है? ब्लड डिसऑर्डर है। ठीक है, ब्लड कैंसर को ही आई थिंक ल्यूकेमिया बोलते हैं। क्लियर हो गया? और इसके अंदर अगर आप देखोगे किडनी स्टोन का भी होता है, तो हम इसको वैसे लिख सकते हैं, किडनी स्टोन कहो या आप कॉर्पोरियल कॉर्पोरियल स्टोन डिसइंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। ठीक है, पत्थर को तोड़ा जाता है, किससे तोड़ा जाता है? USG, अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक शॉक वेव्स। इसका मतलब आपने अल्ट्रासोनिक समझना है बस, अल्ट्रासोनिक US, जो भी जैसे भी समझो आप। ठीक है, तो कॉर्पोरल स्टोन डिसइंटीग्रेशन अगर शॉक वेव थेरेपी से होता है, अल्ट्रासोनिक शॉक वेव से, तो भी आप MA के रूल के अंदर कवर किए जाते हो। ऑन्कोलॉजिकल डिसऑर्डर हमने आपको बता ही दिया। ठीक है, ल्यूकेमिया। अब ल्यूकेमिया के साथ साथ आप देखोगे नियोप्लास्टिक भी होता है, नियोप्लास्टिक कंडीशंस एंड नियोप्लास्टिक कंडीशंस। ठीक है जी, आउटसाइड ट्रीटमेंट कराना है इंडिया के तो क्या रिक्वायर्ड होता है? जरूरी या जरूरत लिख देते हैं। ठीक है, नीड, किस चीज की नीड होती है? जो ऊपर हमने चीजें बताई, अगर वो चीज करना है तो किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? जो भी आपकी स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी है, ठीक है, जो ये डिसाइड करेगी कि इनका इतना खर्चा आएगा, तो स्टैंडिंग जो भी कमेटी है जो इस्टेब्लिश हुई है इस पर्पज के लिए, उसको आपने फॉर्म सबमिट करना है। उनसे हमें एक सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है। ये आपका रूल नंबर 8 में एंड रूल नंबर 11 में बताया गया है। ठीक है, रूल 8 और रूल 11 किसके हैं? वो भी CSMA रूल के हैं। ठीक है जी, अब इंडिया वाले जो ट्रीटमेंट है सारे हम नहीं लिखेंगे, जब नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे उसमें मिल जाएगा। इन इंडिया, तो इन इंडिया जो ट्रीटमेंट आप देखोगे उसमें जैसे स्क्विंट आई होती है किसी की, बहंगापन बोलते हैं आंखों का, सिक्विंट, सिक्विंट आई, उसका ट्रीटमेंट हो गया।
ठीक है। कोई एनीमिया क्या हो गया, कोई स्टेरिलिटी का हो गया, कोई आपका अगर देखोगे ब्लड एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कोई चार्जेस हुए, लंग ट्रांसप्लांट हो गया, हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी होगी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी होगी, है बैरिएटिक सर्जरी कोई होती है, हेपेटाइटिस की वैक्सीन लगती है, बी या टाइप, सी टाइप या डी टाइप, एंटी रेबीज का ट्रीटमेंट होता है, डेंटल्स के ट्रीटमेंट होते हैं, क्योंकि डेंटल का ट्रीटमेंट सीएसएमए बेनिफिशियरी को मिलता ही मिलता है किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल, ये साफ साफ लिखा हुआ है ना। इंसुलिन कोई पंप थेरेपी अगर किसी को दी जाती है, आरटीपीसीआर टेस्ट होता है कोविड 19 के लिए, है ना। गम्स का ट्रीटमेंट होता है, जैसे दांतों में पायरिया लग जाता है, गम ट्रीटमेंट हो गया है। आई साइट की टेस्टिंग के लिए है, ग्लासेस के लिए, है ना। ये आप एक चीज नोट करना बिल्कुल, टेस्टिंग ऑफ आई साइट बिल्कुल नोट करना पड़ेगा आपको। टेस्टिंग ऑफ आई साइट, टेस्टिंग ऑफ आई साइट कि भाई आंखें चेक करा रहे हो फॉर ग्लासेस। ये पता है कब कब करा सकते हो, ये ओनली एम्प्लॉय के लिए। आप अपने घर वालों के केस में रिम्बर्समेंट नहीं ले सकते, ओनली एम्प्लॉय। और ओनली एम्प्लॉय भी कितनी बार, 3 साल में एक बार, 3 साल में एक बार, ठीक है। 3 साल में आप एक बार ले सकते हो ओनली एम्प्लॉय में आई साइट ग्लास की टेस्टिंग के पर्पज से रिम्बर्समेंट। डेंटल ट्रीटमेंट क्लियर हो गया, केवल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो रिकॉग्नाइज्ड हैं वहां पे आपको मिलेगा ये। तो बेसिक आपने देखा जो जो चीजें हैं वहां पे बेसिकली सब चीज का सीएसएमए में मेंशन है, ठीक है। आउटसाइड इंडिया वाली चीजें भी हमने आपको बता दी है। चलो अब आ जाती हैं कुछ और चीजें आ जाती हैं, वो आपको समझा देते हैं। चलो अब आ जाती है कि रिम्बर्स कराना है आपने, रिम्बर्समेंट, स्पेलिंग ठीक है ये रिम्बर्समेंट की, रिम्बर्स एस के बाद ये आएगा, है ना। रिम्बर्समेंट ऑफ चार्जेस फॉर स्पेशल नर्सिंग। ये क्या होता है स्पेशल नर्सिंग, इसको समझो। जो भी चार्जेस स्पेशल नर्सिंग के टाइम पे आपका लगता है, आईपीडी के टाइम पे, ओपीडी नहीं, आईपीडी, आईपीडी होता है जब आप एडमिट होते हो, ठीक है, इन पेशेंट डिपार्टमेंट। तो एडमिट के केस में जो भी आपको नर्सिंग चार्जेस दिए जाते हैं वो रिम्बर्स किए जाएंगे, ठीक है। वो रिम्बर्स किए जाएंगे उस पीरियड के दौरान जिस पीरियड में स्पेशल नर्सिंग उनको नेसेसरी थी। और उस एम्प्लॉय की पे का 25% एक्सेस आप कर सकते हो। एम्प्लॉय की पे का ये जो स्पेशल नर्सिंग है, 25% ऑफ पे ऑफ एम्प्लॉय, आप स्पेशल नर्सिंग का उस ड्यूरेशन के दौरान जो खर्चा किया है उसका रिम्बर्समेंट आप कर सकते हो। अब रिम्बर्समेंट की ना रेट है, सीलिंग है। क्या सीलिंग है, 12 घंटे की शिफ्ट का आपको 150 रुपया मिलेगा, 150 रुपया फॉर 12 आवर्स। और अगर कोई अटेंडेंट होता है स्पेशल केयर के लिए तो अटेंडेंट का जो आप रिम्बर्स करा सकते हो वो 75 रुपए पर शिफ्ट, ठीक है, 75 रुपए पर शिफ्ट। लेकिन शिफ्ट 12 घंटे की होनी चाहिए, 8 घंटे वाली नहीं, ये भी लिखा हुआ है। यानी कि एक दिन का 75 के हिसाब से 150 रुपए, और नर्स के लिए 150 रुपए पर शिफ्ट के हिसाब से आपको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, रिम्बर्समेंट मिल जाएगा। फिर भी जो एक्सपेंसेस आपको स्पेशल नर्सिंग या अटेंडेंट के ट्रीटमेंट पे हुए अपने घर पर, वो नहीं मिलेगा भाई, ये याद रखना। तो ये रिम्बर्समेंट यहां पे लिख देते हैं, एट होम नॉट रिम्बर्सिबल, क्लियर है ये, ठीक है।
इस चीज को नोट कर लेना, आईपीडी के अंदर ही मिलेगा, हॉस्पिटल के अंदर मिलेगा। अगर आप ये बेनिफिट्स घर पे चाहते हो, स्पेशल नर्सिंग और जो स्पेशली आपको अटेंडेंट अलॉट किया जाए, उसके चार्जेस रिम्बर्स नहीं हो सकते। ये आपका CSMA रूल में बिल्कुल मेंशन्ड है। तो फुल ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। अब कुछ आपको बताएंगे, बेसिकली जो बताना है, क्या बताएंगे? ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट। बिल्कुल सबसे बड़ी टर्मिनोलॉजी निकल के आती है, AMA बोला जाता है। अब देखो इसका नाम होगा ऑथराइज्ड, जेड यूज कर सकते हैं यहां पे, ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट। अब अटेंडेंट देख के लगेगा कि ये वही अटेंडेंट है जो आप 75 रुपए की बात कर रहे थे अभी 12 घंटे के लिए, तो ये वो अटेंडेंट नहीं है, ठीक है। इसका मतलब अगर सिंपल शब्दों में कहें तो डॉक्टर होता है। इसका मतलब कैसा डॉक्टर होता है? कोई भी डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, ठीक है, वो मेडिकल ऑफिसर्स को अपॉइंट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर और यूनियन टेरिटरीज के अंदर मेडिकल ऑफिसर के नाम पे, ठीक है। केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं, प्राइवेट रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स भी ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट होते हैं। तो कुल मिला के क्या समझ में आया आपको? आपको यही समझ में आया कि ये होते हैं MO, दैट इज मेडिकल ऑफिसर। तो मेडिकल ऑफिसर को कह देंगे हम ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट। केवल गवर्नमेंट सर्वेंट ही नहीं होता AM में, प्राइवेट रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स भी होगा ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट। ये लाइन आपने याद रखनी है, सवाल जवाब में पूछेंगे आपसे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर जो याद करने वाली चीज है, जिसके अंदर से डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन बनता है, वो यही है कि अंडर CSMA रूल्स मेडिकल ऑफिसर्स इज अपॉइंटेड। तो कौन कौन से होंगे मेडिकल ऑफिसर्स, ठीक है। देखो यहां पे ग्रुप वाइज दिया हुआ है, ग्रुप A का दिया हुआ है, ठीक है, ग्रुप A का दिया हुआ है, और ग्रुप A के जो अंदर है वो क्या है? ₹2500 पर मंथ। या आप कहीं भी पढ़ोगे MA रूल के अंदर, सॉरी MA रूल के अंदर, तो वहां पे ना 1996 का कोई स्केल है ये, जिसमें लिखा हुआ है कि ₹2500 पर मंथ से अगर कोई कम कमाता है तो वो मेडिकल ऑफिसर नहीं है, ठीक है। मतलब एक क्लास के लिए इतना होना चाहिए। और जो ऑफिसर्स 2500 से कम कमाते हैं, 1200 से ज्यादा कमाते हैं, तो उनकी पोस्ट का नाम होगा असिस्टेंट सर्जन। क्या बोला जाएगा उनको? असिस्टेंट सर्जन ग्रेड 1। और 2500 से जो कमा रहे हैं उनका नाम होगा प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर, ठीक है, PMO। प्रधानमंत्री वाला नहीं है ये है प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर, ठीक है। सैलरी वाइज है ये। दूसरा है कि अगर इससे कम है, इससे कम 1200 से जो 2500 के बीच में, इससे भी कम है, अगर 1200 से भी कम आता है, तो यहाँ पे जो पोस्ट का नाम आ जाएगा वो आ जाएगा आपका असिस्टेंट सर्जन, असिस्टेंट सर्जन ग्रेड 2, ठीक है। तो ये मेडिकल ग्रेजुएट्स होते हैं, एक तरह से लाइसेंस सीट होते हैं, वैसे लाइसेंस होता है। बट ये 1996 के पे स्केल का दिया हुआ है, तो एज इट इज आपको पढ़ाना पड़ेगा। तो डेफिनेटली इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं। अब हमने थोड़ी देर पहले ये भी बात कर दी थी कि प्राइवेट जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स भी अपॉइंट किए जा सकते हैं AM में, अपॉइंटेड, उनको भी AM में अपॉइंट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जो डॉक्टर्स हैं, अगर उस नंबर ऑफ जो क्वांटिटी है, जो डॉक्टर्स के नंबर्स हैं, अगर वो कम रहते हैं, तो डेफिनेटली प्राइवेट डॉक्टर्स को ही अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें है क्या? इसमें एक ही चीज है
कि जब वो सर्विस 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर अवेलेबल ना हो। ठीक है, अब ये कोई लोकेशन है, इस लोकेशन का जो रेडियस है, ये रेडियस आर 5 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई और गवर्नमेंट डॉक्टर्स नहीं है, डॉक्टर्स ये गवर्नमेंट, तो क्या करेंगे अब इस केस में, जो प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसी को अपॉइंट कर देंगे हम एएमए। अब वो वैलिड है, हम उनसे ट्रीटमेंट करा सकते हो, उनके बेसिस पे जो ट्रीटमेंट लिया है उसकी रिम्बर्समेंट ले सकते हो। और एएमए जो गवर्नमेंट सर्वेंट होता है उसको उस प्लेस के हिसाब से ही कंसीडर किया जाता है जहां पे कोई बीमार होता है। समझ में आया? मान लो आप लीव पर चले जाते हो, अब आपकी लोकेशन चेंज हुई, तो जो आपकी करंट लोकेशन है उस लोकेशन के 5 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है, सिविल अस्पताल नहीं है, सिविल डिस्पेंसरी नहीं है उस ट्रीटमेंट से संबंधित, तो प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर से ट्रीटमेंट लोगे, उसका रिम्बर्समेंट ले सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया? अब इतना तो हमने आपको समझा दिया। अब एक कॉन्ट्राडिक्टरी बात है जिसको आप नोट करना। अब वो कॉन्ट्राडिक्टरी बात क्या है? वो ये है, अगर एएमए आपने अपॉइंट कर दिए, उनसे आप परामर्श लोगे, ट्रीटमेंट कराओगे, अगर कोई एएमए अपॉइंट किया ही नहीं है, सोचो क्वेश्चन हम ऐसे बनाएंगे, नो एएमए अपॉइंटेड। अगर कोई एएमए अपॉइंट नहीं किया है तो ट्रीटमेंट जो होगा वो एएमए से लिया जाएगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के जो आपके सिटी के एडजॉइनिंग है। नो एएमए अपॉइंटेड, तो यहां पे लिख देते हैं हम, ट्रीटमेंट फ्रॉम एडजॉइनिंग सिटी। अब ये एडजॉइनिंग सिटी कौन सी होगी? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की सिटी तो होगी जो आपके पास वाली, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात है, तो वहां से आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, फिर आप मेडिकल प्रैक्टिशनर से नहीं ले सकते। ठीक है, फिर आप मेडिकल प्रैक्टिशनर से नहीं ले सकते जो प्राइवेट होगा। बिल्कुल रूल नंबर 2A में है ये बात लिखी हुई। समझ में आया? अगर एएमए अपॉइंट नहीं है, अगर एएमए अपॉइंट है तो आप उससे कंसल्ट कर लो। अगर कोई एएमए अपॉइंट है ही नहीं उस एरिया के अंदर, तो आपका जो ट्रीटमेंट है वो एएमए से होगा जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर काम करता है आपकी पड़ोसी शहर के पास। ठीक है, फिर आप प्राइवेट से ट्रीटमेंट नहीं ले सकते, ये भी रूल है। फिर आप बोलो कि हम तो रिम्बर्स कराएंगे, तो नहीं हो पाएगा। चलो, क्लियर हुई? आपको ये बात समझ में आई? अब एक छोटा सा समझाते हैं आपको, जो मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल हैं वो कौन से होते हैं। मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल, इसका मतलब रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल। तो रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल कौन से होते हैं? गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट जिनको फंड करती है, गवर्नमेंट जिनको चलाती है। तो अब आपसे यही पूछा जाएगा कौन सा रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल है या नहीं है। तो ऑप्शंस में देख लो, सारे के सारे स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स, स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, सारे के सारे। ठीक है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो, चाहे एमसी के अंदर हो, चाहे कहीं भी हो, सारे के सारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, पीएचसी एंड डिस्पेंसरी, वो भी रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल्स हैं। सारे के सारे पीएसयू जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, सारे के सारे पोर्ट ट्रस्ट के जो हॉस्पिटल्स हैं, वो सब ऑथराइज्ड मेडिकल हॉस्पिटल्स में के नाम से जाने जाते हैं। जितने भी रेलवे के अस्पताल हैं वो सब आपके रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल माने जाते हैं। ठीक है, ऑल हॉस्पिटल्स हमने आपको स्टेट के तो बता ही दिए,
साथ के साथ में जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स के भी हैं वो भी ऑल हॉस्पिटल्स, सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ठीक है। कुछ पे क्लिनिक्स भी हैं, पे क्लिनिक्स। अब ये पे क्लिनिक्स कहाँ कहाँ पे हैं जो हमारे बुक में आपको मिलेगा मेंशन? बिहार के अंदर है, हरियाणा के अंदर है, पंजाब के अंदर है, ठीक है, यूपी के अंदर है, एमपी के अंदर है, चंडीगढ़ के अंदर है, राजस्थान के अंदर है। तो ये सारे के सारे पे क्लिनिक्स भी मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल माने जाते हैं। क्लियर हो गया आपको? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। चलो, थोड़ा सा टफ लगेगा आपको ये मेडिकल अटेंडेंस का, बट जरूरी है आपको पढ़ना, क्योंकि वैसे नेटर का स्पेसिफाइड, नेटर जो लिखेगा उसमें से पूछेगा। फिर भी सीसीएस रूल्स की बात करें तो सीसीएस रूल्स के अंदर ये भी आपका आ जाता है, ठीक है। सीसीएस रूल्स के अंदर आपका सीएसएमए रूल्स भी आते हैं, इसलिए आपको सीएसएमए रूल्स पढ़ाना जरूरी है। साथ के साथ सीएसएमए रूल्स में अभी तक जो आपने पढ़ा उसके बारे में आप अपनी कमेंट पोस्ट कर सकते हो, आप हमें बता सकते हो, क्योंकि इसका मतलब होता है सेंट्रल सर्विसेज। अब बच्चे इसको सीसीएस से लिंक ना करें, ठीक है। सीएस होता है सेंट्रल सर्विसेज। आगे हमने लिखा है एमए, तो एमए होता है मेडिकल अटेंडेंस। तो इसीलिए ये रूल बना आपका सीएसएमए रूल्स, ठीक है। क्या बना ये आपका? सीएसएमए रूल्स 1944। डायरेक्टली क्वेश्चन आया था सीएसएमए रूल 1944 कि कहां बना, कब बना, इसलिए इसको कहते हैं सीएसएमए रूल्स, ठीक है बच्चों। चलो, सीएसएमए लागू होते हैं, हमने बताया गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पर लागू होते हैं, उनकी फैमिली पर लागू होते हैं, लेकिन किस पर नहीं होते लागू? तो पढ़ लेना भाई, पेंशनर्स पर नहीं होते। पेंशनर्स, पेंशनर्स पर कौन से होते हैं? सीजीएचएस, ये, ठीक है। पेंशनर्स पर सीएसएमए रूल लागू नहीं होते हैं, ये आपको पढ़ना ज्यादा जरूरी है। तो बच्चों, आज की क्लास में जो बेसिकली आपको पढ़ाया वो आपने रीड आउट करना है। एम्स सीआरई की रिसेंट अपडेटेड प्लेलिस्ट है, एम्स सीआरई 2025 प्लेलिस्ट है। आप बोलोगे तो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे लिंक। टेलीग्राम पे हमने अलग से आपको लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करो और सारी की सारी क्लासें घोल के पी जाओ, ठीक है। घोल के पी जाओ, पी जाओ का मतलब है अच्छे से आप रिवाइज करो, अच्छे से समझो। कोई डाउट रहता है डेफिनेटली आप हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलेंगे, तब तक प्रिपरेशन करते रहिए। किसी भी तरह का डाउट रेज होता है आप हमें बता सकते हैं। इसके लिए डेफिनेटली बैच लॉन्च कर दिया है टेलीग्राम चैनल पर, उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पर अवेलेबल है। बट डेफिनेटली बच्चों ने कमेंट किया है कि उसके बारे में भी वीडियो में बताना है, तो नेक्स्ट डे यानी कि कल आपको इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चैनल पर हम प्रोवाइड करा देंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून। थैंक यू दोस्तों।